से नमस्ते सर जी। भैया दिल से क्या भगवान को खुश रखे। आप मोहब्बत आपके जीवन में भरे। अरे बेटा 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 रुको रुको ऊपर आओ। नमस्कार भाई, बस नीचे नीचे आओ बेटे, नीचे आओ बेटे, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो बेटे। आ जाइए भाई। हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से। ओके प्लीज हमने अपनी प्यारी बहन की कॉफी। नमस्कार भाई। भावनगर से नमस्ते भाई। क्या करके मानेगा भावनगर से नमस्ते भाई, भावनगर के क्लास छोड़ दूं क्या। नमस्ते पहले वही होता है, भावनगर से नमस्ते करने वाला मेरे भाई है भाई। सब बढ़िया भाई, घर परिवार बढ़िया। बेबी सोना मोना चुन्नू मुन्नू सोना लता सब ठीक है भाई। है भाई। लड्डू बोलने वाली ठीक है भाई। है मोना बुग्गू चुन्नू मुन्नू बोलने वाली ठीक है भाई। चलो भाई आ जाओ भाई। चलिए आओ मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, ठीक है जी। चलिए भाई, हम लोगों ने आप सभी के साथ करेक्ट यूसेज पढ़ना शुरू किया था भाई। करेक्ट यूसेज पढ़ना भी शुरू किया था। चलिए अरे संजीत भाई, मैं नोट्स को पढ़ के देखो ना बेटा, एनी को सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं, कितनी बार समझाओ संजीत भाई। ये डाउट थोड़ी बेटा, ये तो आपकी मूर्खता है। समझ नहीं को भाई कितना लंबा थोड़ा भाषण वाला पिछली क्लास में भाई टाइम पास कर रहे हैं। चलो संजीत को गाड़ी में भाई ऋषभ छोड़ जाओ। फर्स्ट फॉर्मर ऑलमोस्ट लास्ट लेटर लेट लेटर लेटेस्ट, बहुत सारे शब्दों से आप लोगों की मुलाकात में करवा रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत गहरी बात आप लोगों को समझा रहा हूं बेटा। आ जाओ। देखिए कुछ हमारे प्यारे प्यारे शब्द हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनको लेकर कभी कभी पेपर में जो सवाल आता है वो परेशान करने वाला आता है, ठीक है ना। थ्री डबल बसेस में डाला लगेगा कि नहीं, पंकज यादव थोड़ा सा वेट करो बेटा, आर्टिकल्स में पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा, आर्टिकल कहां लगता है कहां नहीं लगता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, फर्स्ट ईयर हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा ये सोचें, बाकी टाइम पास वाले भाई कमेंट करते हैं, उनको तो मैं कभी रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, ठीक है भाई। एक भाई गोपाल सर बेटा, सर की स्पेलिंग ये है पहले तो, ये सर की स्पेलिंग नहीं होती है, ठीक है भाई। कह रहा है एक भाई कह रहा है थोड़ा सा इंग्लिश कम ही पढ़ाइए, हम हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है भाई, हिंदी में पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। अब भाई अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हमें बताने की कोशिश करता है क्रम के बारे में। क्रम का मतलब एक्जेक्टली क्या होता है, सीक्वेंस होता है भाई। क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस की जगह ज्यादा अच्छा होगा ऑर्डर लिखें, ठीक है ना। और ये क्रम हमें बताने की कोशिश तब करता है जब हमारे सामने संख्या दो से ज्यादा की है, दो से ज्यादा की जब संख्या हमारे सामने आती है तो जो सबसे पहले आ गया उसको हम फर्स्ट कहते हैं, और जो बिल्कुल अंत में आ गया उसे हम कहते हैं क्या, लास्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लास्ट कहते हैं। जो क्रम में बिल्कुल आखिर में आ गया उसे हम लास्ट कहते हैं। यानी कि इस फर्स्ट का अगर ऑपोजिट हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका ऑपोजिट है हमारे सामने क्या चीज, लास्ट, ठीक है ना। लास्ट भी हमें क्या बताता है, क्रम बताने की कोशिश करता है जिसे आप ऑर्डर कहते हैं। ये भी संख्या दो से ज्यादा की है और फर्स्ट के अंत को जो बताने की कोशिश करता है वो लास्ट बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है भाई। हाँ कि ना, जो फर्स्ट के ठीक विपरीत बात करने की कोशिश करता है वो हो गया लास्ट, ठीक है भाई। फिर दूसरा शब्द हमारे सामने आता है भाई फॉर्मर। फॉर्मर भी हमें बताने की कोशिश करता है क्रम, क्रम को ही हम ऑर्डर कहते हैं। और ये जब दो के बीच की बात कही जाए, यानी कि दो का मतलब क्या समझ में आया, दो में पहले नंबर पर जो आया वो फॉर्मर है और दूसरे नंबर पर आया उसे हम लेटर कहते हैं। फॉर्मर के दूसरे नंबर पर जो आया उसे हम लेटर कहते हैं, यानी कि ये जो लेटर है ये भी हमें क्रम बताता है, इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। ये सिर्फ दो की संख्या की बात करता है, ठीक है ना। समझ आ गया भाई, हाँ कि ना। अगर इस दोनों को हम फिर से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारी एक लाइन है, पंक्ति है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें खड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे सामने खड़े हुए हैं, ठीक है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो जो सबसे पहले आया इसको हम फर्स्ट कहते हैं और दो से ज्यादा के आखिर में जो आया वो लास्ट हो गया, ठीक है भाई। फर्स्ट लास्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, संख्या जब दो से ज्यादा की हो। और अगर सिर्फ दो की बात कही जाए, अगर सिर्फ दो की बात कही जाए तो दो में पहले आने वाला हमारे सामने क्या हो गया, फॉर्मर हो गया, और दूसरे नंबर पर जो आने वाला है वो हमारे सामने क्या हो गया भाई, लेटर हो गया, ठीक है जी। करेक्ट है भाई, ठीक है भाई, फाइन। अब आता है फॉरमोस्ट का मतलब। जब फॉरमोस्ट की हम बात करते हैं तो फॉरमोस्ट का मतलब होता है जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट की जगह इसका एक और अर्थ हमें समझ में आता है, मोस्ट रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। मोस्ट रिमार्केबल यानी कि जिसकी जो इंपोर्टेंस है वो अपने आप में बहुत 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 ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। अब आता है हमारे सामने अगला शब्द जिसे हम कहते हैं लेट। लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है भाई, लेट का मतलब होता है देर या देर से, ठीक है जी, देर या देर से। अब इसका अंग्रेजी में अर्थ अगर हम समझें तो इसका अर्थ होता है आफ्टर द गिवन टाइम। आफ्टर द गिवन टाइम, आपने किसी को समय दिया वो इंसान उस समय के बाद आता है। आपने किसी को समय दिया तो सामने वाला इंसान उस समय के बाद आता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी को मिलने का समय दे दिया 2 बजे, वो आता है 2:45 पर, तो आप क्या कहेंगे, ही इज लेट, ठीक है ना, ही इज लेट। ओके भाई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से ये हमारे सामने एडजेक्टिव हो गया इस ही के लिए, करेक्ट। अब अगर मैं यही कह देता हूं वह आया देरी से, ही केम लेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ही की बात नहीं, यहाँ पर इस लिखी हुई एक्शन वर्ब के लिए ये एडवर्ब का काम कर देता है, तो इसका मतलब हमें समझ में आया। इस लेट को अगर हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है। किसी तरह से ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, ये एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है, ये दोनों तरह से किसी भी लिखे हुए वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। अब लेटर, इस लेट की ही दूसरी फॉर्म है। लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये हमेशा एडवर्ब ही होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये हमेशा एडवर्ब ही होता है, ठीक है भाई। और जब लेटेस्ट की हम बात करते हैं तो लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। इसका मतलब एग्जैक्टली अगर हम अंग्रेजी में समझने का काम करें तो रिसेंट। रिसेंट का मतलब ये हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम की जानकारी देता है, किसी जानकारी देता है बेटा, ये हमें सिर्फ टाइम की जानकारी देता है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है मैंने आपको सारे शब्दों की जानकारी अच्छे से दे दी है। अब मैं आपके सामने चंद सवाल रख रहा हूँ, थोड़े से इन सवालों पर मेहनत करना। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, थोड़ा सा आंसर दीजिएगा बेटा। फर्स्ट की जगह अगर मैं फॉर्मर लिख दूं तो क्या आंसर रखेंगे हम, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं आप लोगों के सामने आंसर लिख दूं ऑलमोस्ट, तो आप क्या आंसर लिखेंगे भाई, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों के सामने लिख दूं लास्ट, तो फिर मुझे यहाँ पर इज लिखना पड़ेगा, लास्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन चारों के आंसर बनाएंगे, जब आप इनके आंसर बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद भी हो जाएगा कि इनका कॉन्टेक्चुअली क्या मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करने की कोशिश करना है। हु केम लास्ट या फिर हु केम लेटेस्ट, इन दोनों में से कौन सा शब्द यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट इज द लास्ट लेटेस्ट न्यूज, ठीक है भाई। इनमें से शब्दों का चुनाव, पेपर में आप लोगों से इन शब्दों के चुनाव पूछे जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द अपने आप में बिल्कुल ठीक तरीके से मीनिंग बनाता है, ठीक है ना। थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा बेटा, थोड़ा सा सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। A and B are friends. The later
is A and B are friends. The leader is taller than the former. चलो भाई कई सारे सवाल हो गए हैं, एक एक करके जवाब दीजिएगा फटाफट से। आइए दोस्तों, सभी सवालों के आंसर मेरे साथ मिलकर वेरीफाई करेंगे बेटा। पहला सवाल, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया? फर्स्ट का मतलब आप लोग जानते हैं हमारे भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब इस पूरी लिस्ट में जो सबसे पहले आए वो कौन साहब थे? जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया? फॉर्मर का मतलब हमारे सामने अभी दो प्रधानमंत्री हैं, एक जो इस समय काम कर रहे हैं, दो में जो पहले आया वो कौन था? तो आप कहेंगे सर मनमोहन सिंह। ठीक है। फॉरमोस्ट का मतलब क्या हुआ? जो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है, जिनका जिक्र ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक होने का मतलब जिनका घटना ऐतिहासिक है। अब ऐतिहासिक होने का मतलब क्या समझना है? मैं अगर कहूं तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। आप हो सकता है इंदिरा गांधी की जगह राजीव गांधी कह सकते हैं, हो सकता है आप इनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री चरण सिंह कह सकते हैं, या आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। लास्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे सामने जितने भी प्रधानमंत्री हैं उसमें आखिर में कौन है? तो सर प्रेजेंट में ही आप बताएंगे, और ये हो गए आपके साहब मोदी जी। ठीक है भाई। अगला सवाल है, हु केम लास्ट या लेटेस्ट? सर अगर मैं लेटेस्ट यहां कहता हूं तो लेटेस्ट कहने का मतलब तो कोई इंसान जो अभी अभी हमारे सामने पैदा हुआ है, तो ये तो कहना सेंसिबल नहीं है। लेटेस्ट का मतलब तो रिसेंट हो गया, हमें कहना होगा लास्ट, यानी कि क्रम में आखिर में कौन आया। जैसे हम कई बार क्लास जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना, तो ऑफलाइन जब क्लास चल रही होती थी तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एक एक करके आ रहे होते थे, तो आखिर में कौन आता था तो हम ये कहते थे ही केम लास्ट, सबसे आखिर में ये आया है। व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट न्यूज़? सर न्यूज़ हमेशा रिसेंट की ही होती है, तो लेटेस्ट हम लगाएंगे सर लास्ट में ही। आई विल रीच देयर लेट या लेटर, दोनों अपने आप में सही है। इस लेट का मतलब क्या हुआ? जो समय आपने दिया है आफ्टर द गिवन टाइम, इसका मतलब क्या समझा? मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? देर से पहुंचूंगा। ठीक है। और अगर मैं कहता हूं आई विल रीच देयर लेटर, तो लेटर का मतलब क्या हुआ? बाद में, मैं वहां पर बाद में पहुंचूंगा। दोनों का अर्थ अपनी जगह बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीज समझ ली होगी। आइए दोस्तों, अब हमारे सामने आगे लिखा हुआ आई डू नॉट लाइक लेट या लेटर कमर्स। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो समय जो दिया होता है उसके बाद आते हैं। इसका मतलब वो बाद नहीं लेटर, आप कहेंगे सर देरी से आने वाले लोगों को मैं पसंद नहीं करता, लेट कमर्स। ठीक है। दे हैव द लेटर या लेटेस्ट डिवाइसेस, उनके पास कौन से डिवाइसेस हैं? कौन सी डिवाइसेस का मतलब कौन सी मशीनें उनके पास हैं जो बिल्कुल अभी अभी हाल ही में आई है, उन्हें हम लेटेस्ट डिवाइसेस कहते हैं। अब आखिरी सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना, आखिरी सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई, बड़े प्यार से देखने की कोशिश करना भाई। ए और बी दोस्त हैं, बाद वाला जो है वो ज्यादा बड़ा है पहले वाले से, तो आपके हिसाब से कैसे कहेंगे? ए बड़ा है बी से, या फिर आप कहेंगे बी बड़ा है ए से? ये बताओ, दोनों में से कौन सा जवाब आप सही कहेंगे? जल्दी बताइए फटाफट से। जल्दी से बताइए फटाफट से। देखो ये कुछ नई चीजें आप सीखोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यार आपको कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है दोस्त। हाँ, घबराहट नहीं, डरना नहीं है। चलिए भैया आगे। आइए दोस्तों, तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे इस लेटर का मतलब तो हमें बी समझ में आया, बी जो है वो ज्यादा बड़ा है किससे? पहले से, तो इसका मतलब ये वाली बात हमें कहनी होगी। ठीक है। ओके। तो कभी कभी हमारे सामने ऐसे छोटे छोटे प्यारे जो शब्द है ना, ये परेशान कर रहे होते हैं। आप इनको ना दोबारा घर पर रिवाइज करोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगी। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पेपर वाला दे देता है, कभी कभी यही जो सवाल है आप लोगों को एरर के लिए भी देता है। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा। अब मेरे बच्चे हमारे सामने फिर से कुछ शब्द हैं। एक शब्द मैंने लिखा मैनी, एक मैंने लिखा मैनी अ, एक शब्द मैंने लिखा मच। इन तीनों शब्दों के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, पहले 6 सवाल लिख रहा हूँ। नहीं, पहले इनके बारे में समझाना मेरे बच्चों को, अगर ये सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो फायदा क्या है। देखो जब मैनी की हम बात करते हैं तो मैनी का मतलब हमें समझ में आता है बहुत सारे। मैनी का मतलब हमें क्या समझ में आया बेटा? बहुत सारे। ठीक है ना। जब भी हम इस मैनी का प्रयोग करते हैं तो हमेशा इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलते हैं, और आने वाली जो भी है वो अपने आप में प्लूरल वर्ब भी इसके साथ हम लगाकर चलते हैं, क्योंकि मैनी का मतलब भी बहुत सारे हैं तो संख्या भी बहुत सारी की होगी, तो आने वाला नाउन जो लिखोगे वो भी प्लूरल और आने वाली वर्ब वो भी प्लूरल। मैनी के साथ अ लगाओगे तो इसका अर्थ होता है बहुत में से एक, बहुत में से एक। और इसके साथ बहुत में से एक आ गया तो आने वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखेंगे हम, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब ही हम रखेंगे। ठीक है भाई। फिर तीसरी बात आती है, जब मच की हम बात करते हैं तो मच का अर्थ होता है बहुत, और इस मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं हम, और अनकाउंटेबल नाउन की वजह से सिंगुलर वर्ब हम इसके साथ चिपका देंगे भाई। अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेंटेंसेस, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद फिर आप मुझे बताएंगे कहां कौन सा इन लिखे गए शब्दों में से आंसर भरेंगे। बड़े ध्यान से सवालों को देखें, किस तरह का नाउन है उसके अकॉर्डिंग मैनी, मैनी अ और मच का आंसर जताने का काम करेंगे। ठीक है। ध्यान से बनाएंगे, चलिए चलिए फटाफट से मेरे भाइयों, ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, कीप इट अप, कीप इट अप। चलिए बेटा।
चलिए चलिए आंसर बनाने की कोशिश करें। चल भाई 8 सवाल है, बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आपको मैनी मच और मैनी का सवाल मतलब बहुत बार देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इसको जल्दबाजी में अवॉइड ना करना, इसको संभल के ही चलना है, पढ़ना है। अब देखो बेटा हमारे सामने देयर वाज ब्लैंक ट्रैफिक टुडे, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, ज्यादा नहीं सोचना, मच लगा दिया। ही हैज ब्लैंक मनी टू स्पेंड ओवर हिज हॉलिडेज, अपनी छुट्टियों पर खर्च करने के लिए, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसी की वजह से मच हमने लगा दिया। अब जिस भाई ने नाउन को ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं रिवाइज किया, अब उनके लिए ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। वो जिद पकड़े रहेंगे सर ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो मेरे पास एक ही जवाब होगा बेटा, अपनी क्लासेस को रिवाइज करते रहो, अपनी पिछली क्लासेस को अच्छे से पढ़ते रहो, नहीं रिवाइज करोगे नहीं पढ़ोगे आगे धीरे धीरे आप अपने आप परेशान हो जाओगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। व्हीकल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए चुपचाप यहां लिखा मैनी। हिंदी क्या होगी, बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं आर संक डूबाए जाते हैं, कब, ड्यूरिंग हैवी रेन्स, भाई हैवी रेन्स की वजह से डूब जाते हैं, डुबा दिए जाते हैं। ये सवाल तो पेपर का फेवरेट है। मैनी अ स्टूडेंट हैव डन हिज वर्क ऑन टाइम। अब ऐसे लिखे हुए सवाल को लेकर दो तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। ये पेपर में हमने 40 में बता देखा, मैनी आपको ठीक करें, स्टूडेंट्स हैव को ठीक करें, डन हिज वर्क को ठीक करें, क्या ठीक करें। देखो अगर हम ध्यान से समझते हैं बेटा, अगर मैं इस ए को हटा दूं तो स्टूडेंट्स हैव अपने आप में ठीक हो गया, अगर इसमें ए को यहां से हटा दूं तो स्टूडेंट्स हैव अपने आप में ठीक हो गया, और अगर इस ए को मैं यूं छोड़ दूं तो फिर मुझे स्टूडेंट के साथ यहां हैज लिखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ क्या करेंगे, जरा मुझे बताएं यहां पर क्या करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं गुरुजी, हम यही तो देख रहे हैं, यहाँ हिज की बात कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर होना चाहिए, हैव को हटाकर हैज लिखेंगे। सर जी यहाँ स्टूडेंट्स का हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि भाई आगे सिंगुलर की बात कही है, और इसी की वजह से ये मैनी अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। आने वाला ये जो शब्द ये बताएगा, यहाँ देयर लिखा होता तो फिर हम इस ए को हटाकर सब कुछ लिखते, बट तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में आप ये देखिएगा कि इस मैनी के साथ मैं सिंगुलर यहाँ लिख रहा हूं, तो सिंगुलर के साथ आने वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव सिंगुलर है। अगर यहाँ प्रोनाउन या एडजेक्टिव प्लुरल है तो इसका मतलब यहाँ भी प्लुरल चाहिए, यहाँ भी प्लुरल चाहिए। अगला सवाल, श्रेया वेस्ट्स ब्लैंक टाइम ऑन इंस्टाग्राम। सर टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए मच लगा दिया। मैनी बॉयज अ बॉय, अब देखो आपके सामने चॉइस दे दी है भाई, आपके सामने चॉइस दे दी है, ध्यान से देखिएगा भाई, इस लिखी हुई चॉइस में से ही आपको डिसाइड करना है मीनिंग के बेस पर ये सवाल लिखना है। मैनी के साथ बॉयज लिखूं या मैनी के साथ अ बॉय लिखूं, हैज लिखूं या हैव लिखूं, और टेंडेंसी टू हैव अ गर्लफ्रेंड, बताओ जरा। अब यहाँ आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी, क्या हर एक लड़के की, क्या सभी लड़कों की ये टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, क्या सभी लड़कों की ये टेंडेंसी होती है कि उनकी गर्लफ्रेंड हो, सोच के बताइए। आप कहोगे सर सही के सभी लड़कों की तो ये टेंडेंसी नहीं है, बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड लड़के हैं जिन्होंने अपने परिवार, अपनी लक्ष्य, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपने फ्यूचर की चिंता होती है, तो वो इसी फिजूल हरकतों में नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं सर। तो इसका मतलब मैनी स्टूडेंट्स या मैनी बॉयज अगर मैं कह दूं तो इसका मतलब बहुत सारे हो गए भाई साहब, उस बहुत सारे में आप भी आ गए, तो आप यहाँ क्या कहोगे, नहीं सर बहुत में से कोई एक आधा ऐसा लड़का होता है जिसकी ये इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि उसकी अपनी एक गर्लफ्रेंड हो, ठीक है भाई। तो यहाँ हमें क्या कहना होगा, मैनी अ बॉय हैज, करेक्ट है। आई कैन नॉट टॉलरेट नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने how much कह दिया। हाउ ब्लैंक रुपीस, रुपीस अपने में क्या है भाई, बताओ जरा। आपको सर रुपीस अपने में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी रुपीस डू यू हैव, करेक्ट है भाई, ठीक है जी, करेक्ट बेटा। अयान पता जब आएगा ना मैं आपको खुद बताऊंगा बुक के बारे में, क्यों परेशान होते हो आप, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो बेटा। मैं आपके पैर पकड़ के ये चीज बार-बार कहता अच्छा नहीं लगता, जब टीचर पढ़ा रहा हो ना अयान भाई, तो टोटल फोकस पढ़ाई पे रखो। सिलेक्शन लेना है ना, तो सिलेक्शन लेने के लिए अगर सर आपको क्लास में पढ़ा रहे तो बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं आपको खुद बताऊंगा बुक कब आ रही है, कौन सी बुक कैसे क्या है, सब कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई के अलावा इधर-उधर दिमाग लगाओगे मैं फिर तो कुछ नहीं कह पाऊंगा दोस्त आपको, ठीक है ना। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, अब इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा हमें फर्क समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इन शब्दों के फर्क समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इन शब्दों पे कहानी आपको पेपर फंसाएगी, ठीक है। ओके आपको ये कहानी पेपर में फंसाएगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब आप एल्डर या एल्डेस्ट की बात करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, किसी से रिश्ता बताने की बात करता है, और कौन सा रिश्ता बताने की कोशिश करता है, जो कि हमारा कैसा है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन अगर किसी के साथ हमें बताना है तो हम सिर्फ अपना रिश्ता बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, सिर्फ हम रिश्ता बता सकते हैं, समझे। जब ओल्ड की हम बात कर रहे हैं, जब हम ओल्डर या ओल्डेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, ये हमें बताने की कोशिश करता है किसके बारे में, उम्र के बारे में, उम्र के बारे में, साथ साथ ये हमें किसी के पुराना होने के बारे में भी बताता है, ठीक है जी। बात समझ रहे हैं, ये हमें किसी के पुराना होने के बारे में भी बताता है, ठीक है भाई। रोशन भाई कह रहे सर मेरा नाम बताइए, बिल्कुल मत पढ़ो बेटा, क्या जरूरत है रोशन, आप अपने माँ बाप के पैसे खराब करो, यही हरकतें करो, मेरा नाम लिखो सर, बिल्कुल मत पढ़ो बेटा। जब जिंदगी के 4-5 साल बर्बाद कर लो ना, धक्के खा लो, उसके बाद आपके अंदर एक पढ़ने वाला इंसान जागेगा, क्योंकि एक इंसान को तब तक अकल नहीं आती जब तक उसको ये बार-बार नहीं कहा जाए बेटा जिंदगी बर्बाद कर लोगे, वो जिंदगी बर्बाद करने के बाद सीखेगा। तो आप करो बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। योगेश्वर लीलाधर कह रहा है भाई इंडियन इंग्लिश कैसे पढ़ें, बेटा इस क्लास को छोड़ के बाहर जाओ, कहीं बाहर पढ़ो बेटा, हद कर दिया। पहले दिन बताते हैं सारे सब्जेक्ट को, सारी तरह के पेपर को हम कर रहे हैं, फिर भी यार रोटेशन खत्म नहीं होती यार। देखो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं, हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जब हम तुलना कर रहे हो उनकी उम्र की, जब हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उनकी उम्र की, एनिमल के साथ क्या, हम प्लेस को भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हम प्लेस को भी कह सकते हैं, ठीक है गॉट इट भाई, आगे ना। अब एक एक करके ध्यान से समझने की कोशिश करें, पहले एल्डर का क्या खेल है सर, ध्यान दीजिएगा भाई। एल्डर का मतलब क्या होता है, देखो एल्डर जब हम बात करते हैं एक नाउन की तरह से, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब हमें समझ आता है बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आता है बेटा बुजुर्ग लोग। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिखूं, जरा इसकी हिंदी बताना, मैंने कहा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसकी हिंदी क्या होगी बेटा, इस लिखे हुए वाक्य में यहाँ एल्डर्स किस तरह यूज हुआ है, नाउन, और कैसा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। हिंदी क्या कहोगे, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है ओके। फिर भाई इसी एल्डर से एक और नाउन बना है, इसी एल्डर से एक और नाउन बना है एल्डरमैन। एल्डरमैन का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी अपने में क्या है, नाउन है। ये कौन इंसान होते हैं, सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति कौन होते हैं भैया, वो इंसान जिनकी बहुत इज्जत होती है, जिनका बहुत मान सम्मान होता है, जिनकी बहुत 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 रिस्पेक्ट होती है, सम्मानित व्यक्ति, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं वैसे भी बड़े इज्जतदार लोग, बड़े इज्जतदार लोग, ये हो गए भाई कौन, हमारे एल्डरमैन, ठीक है जी, है ना। अच्छा चलो उदाहरण से समझाता हूं, जैसे मैंने कहा 3 एल्डरमैन, 3 की वजह से प्लूरल कर दिया, 3 एल्डरमैन वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में 3 बहुत रिस्पेक्ट वाले इंसान उपस्थित थे, ठीक है भाई, है ना ओके। फिर इसी से निकलकर आया एक शब्द और हमारे सामने जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डर। अब एल्डर का या फिर मैं आपको कहता हूं एल्डेस्ट का, एल्डर का या एल्डेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ऐसे यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो इसका अर्थ होता है कोई भी इंसान जो हमसे, जो इंसान रिश्ते में बड़ा है,
जो इंसान हमसे रिश्ते में बड़ा है, ठीक है ना जी। और एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, ठीक है जी। उदाहरण समझ आएगी, उदाहरण समझ आएगा भाई, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने आपके सामने कहा मोनू इज माई एल्डर ब्रदर, इसका मतलब मोनू मेरा बड़ा भाई है, ठीक है जी, करेक्ट है भाई, ठीक है भाई, ओके। और फिर मैं अगर आप लोगों को कह दूं मोनू इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, अब बेटा इन दोनों लिखे हुए वाक्यों की हिंदी में क्या फर्क है? बताओ ध्यान से। इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों की हिंदी में क्या फर्क है? बताओ जरा, जल्दी बताओ फटाफट से। शंभू भाई कह रहे योर डेडिकेशन हैज इंस्पायर्ड अस टू लर्न डेडिकेटेडली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो बच्चा क्लास में पूरा ध्यान देता है वो अपनी जिंदगी बहुत जल्दी सेटल कर लेता है। जो बच्चा क्लास में ध्यान ना देकर इधर उधर की बातों में लगा रहे, टाइम पास करेगा, वो धक्के खाई जाएगा, उसको कोई नहीं समझा पाएगा बाद में, समझ, उसको कोई नहीं समझा पाएगा भाई। अब इन दोनों का क्या फर्क समझ में आया भाई? इन दोनों का फर्क हमें ये समझ में आया कि अगर मैं भाई इनके पहले वाक्य की बात करता हूं मोनू इज माय एल्डर ब्रदर, ये हो गया, और दूसरे लिखे वाक्य का अर्थ हमें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये है कौन? मोनू, ये कौन है? आई, मैं हूं। मोनू मेरा बड़ा भाई है तो इसका मतलब दोनों से बड़ा हो गया मोनू। अगर मैंने कहा मोनू इज माई एल्डेस्ट ब्रदर तो इसका मतलब ये होगा भाई मोनू, ये हो गया सोनू, ये हो गया आई, इसका मतलब क्या हुआ? मुझसे बड़ा सोनू है नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी से बड़ा मोनू है, ये सबसे बड़ी की बात यहां कह दी है, ठीक है भाई, है ना, ठीक है भाई, करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। और एक बात आप यहां याद रखना भाई, यहां सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताने की कोशिश करते हैं? रिश्ता, या फिर यहां हम क्या बताने की कोशिश करते हैं? रिश्ते में बड़ा होना या रिश्ते में सबसे बड़ा होना। हम यहां रिश्ते का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रिश्ते में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, रिश्ते में सिर्फ इतना ही हम कह रहे हैं क्या चीज? ये सबसे पहले पैदा हुआ, इसके बाद ये पैदा हुआ, इसके बाद ये पैदा हुआ। क्या अपनी बात समझ गए? हाँ कि ना? यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, समझ आ गई भाई, ठीक है। आ जाओ। अब हमारे सामने ओल्डर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। उम्र बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा नेहा इज 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा दिस कार इज ओल्ड, ठीक है। मैं अगर आपके सामने एक और वाक्य कहता हूँ मोनू इज ओल्डर 5 ईयर्स ओल्डर देन नैना। लो भाई तीन वाक्य लिखे, तीनों को ध्यान से पढ़ के देखेंगे भाई। चलो भाई हिमांशु देखिए फटाफट से पढ़ो बेटा। देखो भाई योगेश्वर थोड़ी देर पहले पूछा था सर एनडीए की तैयारी कैसे करें, अब भाई पूछ रहा है सर सिलेबस कंप्लीट होने में कितने मंथ लगेंगे। योगेश्वर बेटा पहले दिन की क्लास जाके देखो, पता नहीं काहे नहीं पढ़ते हैं भाई। पहला सवाल कहता है नेहा इज 20 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर हमने नेहा की क्या बताई है? हमने नेहा की उम्र बताई है। इस ओल्ड होने का मतलब क्या है? उस इंसान की उम्र बताई है। दूसरे वाक्य में दिस कार इज ओल्ड, हमने उस कार के क्या बताया है? पुराना होना आपको बताया है। तीसरे वाक्य में हमने क्या कहा? मोनू 5 वर्ष बड़ा है, किससे? नैना से है। समझ रहे? अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब तुलना हम करते हैं दो लोगों में, हम तुलना करते हैं तो तुलना हम हमेशा उम्र की कर सकते हैं। बात समझ रहे? मान लीजिए नैना की उम्र मैंने आपको बताई कि नैना की जो उम्र है वो 25 वर्ष है, तो मोनू की उम्र कितनी होगी भाई? आप कहेंगे 5 वर्ष से ज्यादा है, तो ये होगा 30 वर्ष। तो इसी की वजह से हमने सेंटेंस बनाया, है ना जी, है ना, ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा, इजी, ये बात मुझे सही है। तो ये हमारे सामने एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इनके प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं बेटा, ठीक है बेटा। चलिए मैं थोड़ा सा आगे, अच्छा बहुत ही बढ़िया जी, शाबाश। वो निकाल, आवाज आ गई बेटा? देखो ध्यान से, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है भाई। सर पिछली क्लास का डाउट कैसे क्लियर करें आपसे? बताना बेटा क्या डाउट है सुमित कुमार भाई? डाउट कहना कितना आसान होता है ना दोस्त, बता तो सही क्या डाउट है। दो शब्द हमारे सामने, एक फर्दर एक फादर, दोनों की स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा बेटा। इसकी स्पेलिंग में यू है, इसकी स्पेलिंग में ए है। दोनों के दोनों शब्दों को ध्यान से देखना। एक शब्द कहता है फर्दर, एक शब्द कहता है फादर, दोनों में क्या फर्क है मैं समझाता हूँ। इस फर्दर का मतलब होता है क्या चीज? अगला, ठीक है ना। ये हमें बताने की कोशिश करता है क्रम। इसका अगर अंग्रेजी में हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकल कर आता है नेक्स्ट, ठीक है जी। ये हमें क्रम बताता है, ऑर्डर बताता है। फादर की अगर हम बात करें तो ये हमें दूरी की बात बताता है। दूरी का मतलब क्या हुआ? ये हमें बताने की कोशिश करता है डिस्टेंस, ठीक है जी। ये हमें किसी के बारे में बताने की कोशिश करता है बेटा? डिस्टेंस की बात बताता है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने दो सवाल लिख दूं तो आप मुझे फिट करके बता देना दोनों के दोनों शब्दों के बीच आपके हिसाब से क्या फर्क है। चलिए चलिए बताओ बेटा फटाफट से। तो बेटा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि इन सवालों में छोटा सा चैलेंज है। देखो यहाँ व्हाट इज योर ब्लैंक डिसीजन, आपका अगला डिसीजन क्या है? तो यहाँ तो आप फर्दर लगा देंगे, फर्दर की जगह आप नेक्स्ट लगाकर देख लोगे तो दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इन दोनों सवालों में छोटा सा कंफ्यूजन आपके लिए है। दोनों सवालों में छोटा सा कंफ्यूजन है। दोनों सवालों में क्या खूबसूरत कंफ्यूजन है, बहुत इसको प्यार से समझना। ऊपर देखोगे बेटा ध्यान से, ठीक है। केरला इज ब्लैंक, दिल्ली फ्रॉम कश्मीर, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है आप लोगों की दिल्ली, ये है कश्मीर, ये है केरला। अब आप कहोगे सर यहाँ तो डिस्टेंस की बात कही गई है, यहाँ तो सर जी डिस्टेंस की बात कही गई है। समझ रहे क्या कहा गया यहाँ पर? डिस्टेंस की बात कही गई है, ठीक है।
जब डिस्टेंस की बात यहाँ पर हमारे सामने कही गई है तो हम डिस्टेंस को बताने के लिए क्या यूज करेंगे? हमें हिंदी समझ में क्या आए? केरला दूर है दिल्ली से, कश्मीर से। अगर मैं तुलना करूँ ना, कश्मीर पहुंच जाओगे आप मुश्किल से मुश्किल 600 किलोमीटर, केरला जाओगे तो 1000 किलोमीटर का गैप बन जाता है। समझ रहे? मेरी बात समझ भाई? ठीक है भाई, करेक्ट है। ओके, अब दूसरी बात हमारे सामने आती है, पानीपत इज ब्लैंक टू सोनीपत फ्रॉम दिल्ली। सर आप में से कितने लोग हैं जो दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ गए हैं? आप में से कितने योग्य सुयोग्य पुत्र हैं, पुत्रियां हैं? थोड़ा थोड़ा आगे चलो बे चलो। अब ध्यान से समझो, जब आप यहां से जाते हो तो ये आप लोगों का दिल्ली पड़ता है। दिल्ली से थोड़ा आप आगे जाओगे, सोनीपत आपको मिलता है। सोनीपत से आप आगे जाओगे, कुछ छोटे छोटे स्टॉपेज मिलते हैं और उसके बाद आपको क्या मिलते हैं? पानीपत मिलता है। तो ये क्या होगा? आपको तो सीक्वेंस में आ गया है। जब सीक्वेंस में आ गया है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? फर्दर। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? यानी कि सोनीपत से आगे आपका स्टॉपेज पानीपत मिलता है, दिल्ली से आप चलने का काम करते हो। ठीक है, गॉट इट? अब मेरे बच्चे आप इसी चीज के पीछे एक चीज का और कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हो? आपको आगे भी वाले में सिखाऊंगा। फर्दर के कंपैरिजन की बात टू के साथ और फादर के कंपैरिजन की बात हम देन के साथ लिखते हैं। इस चीज को भी आप सीधा सीधा देख सकते हैं। टू लिखा है फर्दर लगा दो, अगर देन लिखा हुआ है तो फर्दर लगा दो। आप ये सीधी सीधी बात भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी? ओके, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मैंने आपको कहा डू नॉट गो, बताओ यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? बताओ अगर मैं आपके सामने ये कहता हूँ, बताओ भाई दोनों सवालों में क्या कहोगे? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे भाई साहब? आप इस इंसान को डू नॉट गो, दूर जाने से मना करोगे, डू नॉट गो फादर, दूर जाने से आप इसको मना कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है इससे आगे में जो मैंने अभी तक कहा, अब इससे अगले क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस बताने का काम कर रहे हैं फर्दर। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, क्लियर? अब इसी के दो बिगड़े भाई और भी हैं। अगर ये ध्यान से समझ में आ गया है तो इसके दो बिगड़े भाई और भी हैं। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ नियरेस्ट और नेक्स्ट का फर्क भी सर जी बता दो, तो बेटा जी जब नियरेस्ट की हम बात करते हैं तो नियरेस्ट का मतलब होता है हिंदी में जो आपके सबसे नजदीक है। ठीक है जी, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो सबसे नजदीक है। और नेक्स्ट का मतलब आपको ऊपर बता ही चुका हूं, जिसका अर्थ होता है अगला, जो कि हमें क्रम बताने की कोशिश करता है। क्रम को ऑर्डर तो हमने लिख दिया है, सीक्वेंस को लिख देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी सिचुएशन कहता हूं, ठीक है ना? चलो पहले काम करता हूं, दो सेंटेंसेस लिखता हूं, फिर जल्दी समझ में आएगा। दो सेंटेंसेस लिख देता हूं आपके सामने। माय हाउस इज द मेट्रो स्टेशन। ठीक है जी, ओके, व्हिच इज द मेट्रो स्टेशन। दोनों में एक बार अपने आंसर फिल करके दिखाओ फटाफट से। चलिए भाई, अरे विजेंद्र भाई सिलेबस खत्म करवाना है, परेशान हो रहे भाई। आराम से देखना बेटा, क्लास को घर पे सोते हुए भी काहे परेशान हो बेटा? रिपीट की स्पेलिंग विजेंद्र भाई ये होती है REPEAT। ठीक है भाई, हमारा परेशान हो रहे भाई, कोई चीज नहीं समझ आती तो घर पर क्लास को दोबारा देखने की आदत डालो भाई। चलती क्लास में रिपीट करो, सर रिपीट करो, इससे तुम्हें पता नहीं है लेकिन मुझे पता चलता है, तुम्हारा ध्यान नहीं है भाई। आराम से पढ़ो, घर पे आराम से पढ़ो। एक सिचुएशन क्रिएट करो, बड़े ध्यान से समझना। ये एक इंसान है ए, ठीक है जी, पार्क में ये बैठा हुआ है। यहाँ पर एक इंसान हमारे सामने है बी, ठीक है, ये इंसान है सी और ये इंसान है डी। ठीक है जी, अब आप मुझे बता सकते हैं कि नियरेस्ट कौन है ए के? बताओ नीलम जी, आप भी बताओ, काहे परेशान होते हो? मेरे को ये बताओ बेटा, इस ए के नियरेस्ट कौन है? तो आपको नियरेस्ट तो सी है। तो इसका मतलब जब नियरेस्ट की हम बात करते हैं तो नियरेस्ट का मतलब हमें समझना आता है जो सबसे ज्यादा नजदीक है। मेरा घर कहाँ है? टू द मेट्रो स्टेशन। तो सबसे ज्यादा नजदीक तो नहीं होगा क्योंकि और लोगों के तो घर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेशन से अगला घर मेरा। यानी कि अगर मैं मेट्रो में सफर करने का काम करूँ ना, अगर मैं मेट्रो में सफर करने का काम करूँ तो ये मेट्रो स्टेशन बना हुआ है सर, इसी से अगला मेरा घर है। ये होगा इसका मतलब। ठीक है, करेक्ट होगा भाई? फिर अगला हमारे सामने सवाल है, विच इज द ब्लैक मेट्रो स्टेशन। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं भाई। मैं यहाँ पर नेक्स्ट भी कह सकता हूँ। नेक्स्ट का मतलब अगला मेट्रो स्टेशन सीक्वेंस में कौन सा आएगा? जैसे अभी मेरा मेट्रो स्टेशन है, मैं आजादपुर हूँ, आजादपुर से अगला मेट्रो स्टेशन मॉडल टाउन है, तो ये कौन सा होगा? नेक्स्ट। फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए मैं यहाँ एक गोल चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दोस्तों। ठीक है ना जी, अब यहाँ से चार रास्ते जा रहे हैं भाई। कॉन्सेप्ट को बनाना सीखो, समझना सीखो। चार रास्ते जा रहे हैं, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है। ठीक है जी, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है। मैंने किसी रिक्शा वाले से पूछा कि भाई साहब नजदीक सबसे ज्यादा कौन सा है? तो मान लीजिए उसने कहा सर ये सेक्टर नंबर 61 है, ये सेक्टर नंबर 28 है। तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा भाई? नेक्स्ट का मतलब तो सीक्वेंस के हिसाब से आ गया, ये तो सीक्वेंस बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसी इंसान से ये पूछने की कोशिश करूँ कि सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो वो कहेगा सर आप यहाँ से सीधे जाओगे, सबसे नजदीक सेक्टर 28 पड़ेगा। तो कभी कभी एक ही सवाल में दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स अलग अलग मीनिंग हमें बता सकते हैं। करेक्ट भाई? ठीक है जी, ये भी बात मजेदार समझ आ गई। ओके गाइस, ओके भाई, तो ये हमारे से पूछे जाने वाले प्यारे प्यारे सवाल है। इनको दिल पे लिख देता हूं आप लोगों को ताकि आप याद रख पाएं। ठीक है भाई, करेक्ट है? विजेंद्र भाई कह रहा है हाउस में तो सबसे नियर हो सकता है। बाबू आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यार, कलाकार आदमी है आप, कलाकार आदमी है आप। रोड पर ये आपका मेट्रो स्टेशन है, ठीक है जी, सबसे नजदीक घर आपका है, सबसे नजदीक, और सबके घर दूर है। आपका घर बिल्कुल इस मेट्रो स्टेशन के नजदीक बना रखा है। यहाँ कोई और घर थोड़ी हो सकता है भाई, नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आप तो राजा आदमी है भाई। आप कहेंगे सर मेरा घर नजदीक होगा, मतलब कभी कुछ बोलने से पहले सिचुएशन तो देख लिया करो, क्या करो है भाई? समझ रहे? तो कभी कभी समझने की कोशिश करो, बोल क्या रहे हो बेटा? कुछ भी थोड़ी बोल दोगे यार, आप कुछ भी थोड़ी बोल दोगे। आप ये थोड़ी बोल दोगे कि डॉग फ्लाइज इन द स्काई, अब ये थोड़ी बोल दोगे कि डॉग फ्लाइज इन द स्काई, कि कुत्ते आसमान में उड़ते हैं। सर मेरा वाक्य ग्रामेटिकली तो ठीक है, मैं ठीक है, लेकिन सेंस क्या है इसकी? सेंस भी तो बताओगे भाई। हाँ, आपने जबरदस्ती ये प्रूव करना कि सर हाथी की तीन टांगें होती हैं, तो मैं फिर आपको नहीं समझा सकता भाई। डेफिनेट वाला एग्जांपल में फोर्थ कार्डिनल, बेटा उसको ठीक करके पढ़ लो बेटा, नीलम पढ़ लो बेटा। क्लास में ध्यान नहीं बातें फिर पूछते हो बार 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 बार। हटाओ भाई, चलो भाई, आओ भाई। अनदर, अदर, दी अदर, सबके सब वही डाउट वाले हैं भाई साहब हमारे, सबके सब वही डाउट वाले हैं हमारे भाई साहब, जो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं भाई साहब। ठीक है भाई, एक सनी कुमार पाटिल हो गया भाई, कह रहा सर गॉट इट मींस, गॉट इट का मतलब होता है समझ आ गया। अरे लल्लू, इसको उठाओ, काली गाड़ी के नीचे बिठाओ। अब देखो भाई, ये जो तीन शब्द है ना, इन तीनों के तीनों शब्दों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखो एक होता है अनदर, जी सर, एक हमारे सामने होता है अदर, एक हमारे सामने होता है द अदर। तीनों के तीनों शब्दों का फर्क समझ लेना, पेपर में ये शब्द आ जाते हैं, ध्यान से समझना। अनदर शब्द बना किससे है? एन के साथ अदर जोड़कर।
ठीक है जी। अनदर शब्द किसके साथ बना है, एन के साथ अदर जोड़कर, ठीक है जी। इस अनदर का मतलब क्या आता है, इस अनदर के साथ हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ रहा है? इसका अर्थ निकल कर क्या आता है, कोई एक अन्य, ठीक है जी, कोई भी एक अन्य, समझे? इसका मतलब क्या समझ में आया? कोई भी एक अन्य, ये हमारे सामने आ गया, ठीक है जी, बट है ना। अब इस अदर की हम बात कर रहे हैं, तो इस अदर से पहले ए हटने की वजह से हम इस अदर के साथ क्या लगा सकते हैं भाई, इस अदर के साथ हम लगाते हैं क्या चीज, इस अदर के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, जिसका मतलब होता है अन्य। इसका मतलब क्या समझ में आता है बेटा, अन्य यानी कि दूसरे, क्या समझ में बेटा, दूसरे, करेक्ट है बेटा। फ्लिपकार्ट पे चेक कर लो ना जासिम भाई, आपको पता नहीं बच्चे में क्लास पढ़ाते वक्त किताबें नहीं बेचता, वो दूसरे टीचर्स की आदत होती है, हर क्लास में आपके सामने किताब लेके खड़े हो जाएंगे। अब बाबू बुक को फ्लिपकार्ट पे चेक कर लो, अमेज़न पे चेक कर लो, आपको सिर्फ द इंग्लिश एक्यूमेन लिखना है बेटा, द इंग्लिश एक्यूमेन लिखना है, ब्लू कलर का जिसका कवर है वही बुक आप लोगों का लेटेस्ट एडिशन है, द इंग्लिश एक्यूमेन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप फ्लिपकार्ट अमेज़न जहां सबसे कम प्राइस आपको देखने को मिले उसी को आप खरीद लीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि कई सारे दुकानदार होते हैं बेचने वाले अपने हिसाब से रेट ऊंचा कम ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चीजों को समझना, ये हमारे सामने आएगा, ठीक है। द अदर की अगर हम बात करते हैं तो द लगाने की वजह से इसका मीनिंग हो जाता है स्पेसिफिक, ठीक है ना। द अदर का मतलब होता है, इसका मीनिंग हो जाता है स्पेसिफिक, ये सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है, ये सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है जो अन्य, जो अपने आप में कैसा है, स्पेसिफिक है, ठीक है भाई। इस एन अदर को ही हम एनी अदर की तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। एक काम करते हैं दोस्तों, कुछ ना आपके सामने सवाल लिखते हैं, ठीक है। आज भाई आज भाई आज अब सवाल लिख दूं भाई आपके लिए, थोड़ा सा सवाल बना के दिखाने की कोशिश करेंगे। एक दिन खूब बतियाएंगे तुमसे भैया, ठीक है। एक दिन खूब बतियाएंगे भैया, लेकिन सिलेक्शन के बाद क्लास में बतियाने का नहीं है फुर्सत भैया, क्लास में बहुत पढ़ना होता है भाई, ठीक है ना। क्लास में बहुत पढ़ना होता है भाई। बनाओ मेरे भाई, गलती मत करना प्लीज, ठीक है ना। बनाओ बेटा, 7 सवाल दे दिए मजाक मजाक में, बस बेटा पहले इनको पढ़ो, ठीक है। चलो भाई अब थोड़ा सा मेरे साथ समझो। कुणाल भाई कह रहे हैं सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओ, आपको पे लोड पड़ता है, कितना लोड पड़ गया बेटा, कितने किलो वाट लोड पड़ गया तुम्हारे दिमाग का, तुम जिस स्क्रीन पे पढ़ रहे हो मैं स्क्रीन के पास पढ़ा रहा हूँ भाई, कैसी बात कर दी भाई। मुझे कोई अन्य उदाहरण दो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से एनी अदर एग्जांपल लिखने की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अनदर एग्जांपल, ठीक है। रवि वाज आस्किंग फॉर बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से अदर बुक्स लिख दिया आपने, ठीक है जी, है ना। रवि वाज आस्किंग फॉर अदर बुक्स, शी केप्ट अ लैपटॉप इन वन हैंड, एक हाथ में उसने लैपटॉप रखा और दूसरे हाथ में उसने रखा बैग। अब किसी भी इंसान के दो ही हाथ होते हैं, एक में उसने लैपटॉप रख लिया, दूसरा हाथ उसका कौन सा हो गया, आपको दूसरा हाथ उसका हो गया कौन सा, द लगाने की वजह से जो दूसरा हाथ है वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इस वन का मतलब तो हमें हैंड समझ आ गया, से पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा द अदर वन, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, द अदर वन, ठीक है भाई। वी सेलेक्टेड ब्लैक ड्रेसेस फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए हमने सेलेक्ट की है ड्रेसेस, ठीक है ना। तो आपको सर यहाँ कोई एक ड्रेस नहीं प्लूरल है तो हम यहाँ पर अदर लगा देंगे, कोई बात नहीं। दे सॉ एन अनदर बर्ड ऑफ द सेम ग्रुप। अब थोड़ा सा दिमाग मुझे लगा के बताओ, हम लोगों को अभी अभी ये पता चला है मेरे बच्चों कि ये जो अदर है इसके साथ एन हम लोगों ने जोड़ा है ना, इस अदर के साथ द हम लोगों ने जोड़ा है, ये दोनों के दोनों फूफा जी के बेटे हैं भाई, ये दोनों के दोनों फूफा जी के बेटे हैं भाई। अब थोड़ा सा एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इस एन के साथ अनदर लिख सकता हूँ, क्या मैं द के साथ अनदर लिख सकता हूँ, दिमाग लगा के यस या नो आंसर दीजिएगा, दिमाग लगा कर यस या नो आंसर दीजिएगा, बताइए। अब इसलिए तो सीधा सीधा सुपर क्वेश्चन हो गया गुरुजी, ये तो सीधा सीधा सुपर क्वेश्चन हो गया, जब आपने इसके पहले ही एन लगा दिया तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई। और दूसरा द अनदर, सर ये भी आर्टिकल का बेबी, ये भी आर्टिकल का बेबी, और बेबी को बेस पसंद है, एक साथ दो बेबी थोड़ी चलेंगे गुरुजी, रिश्ते भाई कितने बेबी हैं, एक ही तो है भाई, दो बेबी वाले तो भाई सब चीटिंग कर रहे हैं। तो द को रखो तो एन को हटा दो, एन को रखो तो द को हटा दो, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं ना चलेंगे भाई, ठीक है दोस्त, फिटनेस ओके होगी भाई, ठीक है भाई। अब सवाल बता बेटा, आप कहेंगे दे सॉ एन अनदर बर्ड ऑफ द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप की एक और अन्य पक्षी उन्होंने देखी, सर एन के साथ दोबारा नहीं, गिव मी अनदर चांस। आपको सर जब अनदर इसके साथ एन जोड़ ही दिया है तो हमें यहाँ कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। द अनदर साइड ऑफ स्टोरी वाज नॉट रियल, है ना। तो आप क्या कहेंगे, उसकी कहानी का जो दूसरा पहलू था, तो एन हटाओ, इसकी वजह से हमने स्पेसिफिक, किसी भी इंसान की शनि कुमार भाई दो ही, मैंने कहा किसी भी इंसान की कहानी के दो ही रूप होते हैं, एक सच्चा और एक झूठा। तो अगर किसी को कहा कि उसकी कहानी का जो दूसरा पहलू है वो सच्चा नहीं था तो इसका मतलब झूठा, बात खत्म, करेक्ट भाई, ओके भाई। तो सीरियस क्वालीफाई करके बहुत जल्द आऊंगा आपके साथ, आना पड़ेगा नहीं तो घर से खा लेंगे, हाँ नहीं तो रंजीत भाई कह रहा भारी वर्ड सॉन्ग बना देते, साइल तेरे भाई का, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आज की पढ़ाई बहुत है, ठीक है भाई, आज की पढ़ाई बहुत है, अब काटो बेटा मस्ती में, ठीक है, आग लगे बस्ती में, अब काटो बेटा मस्ती में, अब तुम आ जाओ बेटा सारा, बहुत हो गई बकैती तुम्हारे साथ, ठीक है। पहले तो सारे बच्चे अपने घर पर रिवीजन किसी करनी हो देख लो ध्यान से, पढ़ कर आना, जो नहीं पढ़ गया तो ध्यान ना, अगली क्लास